आ गया। तो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है इसका मतलब? और हमेशा इससे पहले जो वर्ड होगा उसका वो हमेशा फॉर्मेशन होता है। अगर इससे पहले लिखा माइक्रोस्पोरो यानी माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, अगर लिखा मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस तो मेगास्पोर का जेनेसिस। तो जेनेसिस से पहले जो वर्ड होता है हमेशा उसका फॉर्मेशन हमें बोलना होता है। तो दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जरा देखते हैं कहानी। इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक सेल को, जिसका नाम है स्पोरोजिनस सेल। और आपने पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी हुई है, कोई भी टिपिकल इंडियन बॉलीवुड मूवी में क्या होता है? बाप मर जाता है, माँ बचती है, माँ की तबीयत खराब हो जाती है, बड़ा बेटा जाता है दवाई लेने के लिए कहीं, पैसा चुराता है ताकि दवाई ले सके, लोग पीछे पड़ जाते हैं। फिर वही लड़का भागता भागता शॉर्ट आता उसके पैरों तक आता है। फिर जब शॉर्ट पैर से ऊपर आता तो बच्चा बड़ा हो चुका होता है। ऐसा होता है, भागते भागते बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, अब बोला काम की बात। हाँ हाँ, तो वैसे सेम यहाँ भी है। जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल है। जैसे वो बच्चा एडल्ट बन गया ना उस सीन के अंदर, जैसे वो बड़ा हो गया तो हमने कहा भाई ये अब बड़ा हो गया, वैसे ही स्पोरोजिनस सेल जब अपने आप को मैच्योर कर लेता है तब यही सेल आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एक सेल में। इसको बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इसको पोलन मदर सेल भी कहते हैं। करुणा एक चीज बता, चिंटू के मम्मी के पति के बेटे का नाम क्या है? पति के बेटे का नाम इतना क्यों सोच रहे हो मेरे? और चिंटू की मम्मी के बेटे का नाम? बता बता। नहीं नहीं, इकलौता है। इकलौता है। चिंटू की मम्मी के बेटे का नाम तो क्यों सोच रही है इतना? ये स्पोर्जिनस सेल कन्वर्ट हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये किसकी मम्मी है? माइक्रोस्पोर की मम्मी है। तो ऑब्वियस ही बात है, इससे जो भी बनेगा उसका नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर। ठीक। पहली चीज ये डिप्लॉयड, क्योंकि मैंने अभी म्योसिस का जिक्र कहीं किया ही नहीं है तो हर जगह क्या लगा दो? 12 लगा दो। अब ये जो एमएमसी है इसको शॉर्ट में कहते हैं एमएमसी या पीएमसी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर होती है मियोसिस। तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ना? हाँ। तो मियोसिस जैसी इसमें स्टार्ट हो जाती है? 1% नहीं है। इसने कर दी मियोसिस, उसके बाद तुरंत बने चार बने सेल्स, इनका नाम है। बट अब भी जो आपको एक चीज नहीं पता कि जब ये एमएमसी बनता है तो ये सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है एक लेयर का, इसका नाम है कैलोस वॉल। क्या नाम है? कैलोस वॉल। ये कौन बनाएगा? एमएमसी। ठीक है। ये कैलोस वॉल जो है ये कौन बना रहा है? एमएमसी। तो जब यहां पर इसके चार पार्ट होते हैं यानी चार सेल बनते हैं, तो ये जो कैलोस वॉल है ये उनके ऊपर रह जाती है। यस और नो? और ये कैलोस वॉल सुनिए करती क्या है? इसमें से हर एक सेल का नाम है माइक्रोस्पोर। और हम जानते हैं हर माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी क्या है? एन, क्योंकि मियोसिस के बाद एन हो जाता है। बट क्योंकि इनके ऊपर एक कॉमन वॉल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कैलोस वॉल। इस वॉल की वजह से चारों इकट्ठे पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। देखो ऐसा है, चार माइक्रोस्पोर ये मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो चार माइक्रोस्पोर मेरे साथ प्रेजेंट है, चार। इसमें से मैंने एक को उठाया, कितना है मेरे हाथ में? एक। बाकी तीन तो नहीं आए, तो इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं इन चारों को, लेट सपोज मैं इससे इनका दम घोट देता हूं ऐसे, लेट सपोज मान के चलो पूरा ऐसे जुड़ जाए, है ना? अब इस केस में अगर मैं एक उठाऊंगा मार्कर तो चारों मेरे पास आएंगे ना? हाँ या ना?
अगर इस केस में जैसे अगर मैं छोड़ दूं, पूरा अगर टाइट होता ये, तो अगर मैं एक भी उठाता तो बाकी तीन अपने आप साथ आएंगे। लेकिन अगर ये लेयर हटा दूं मैं, तो अगर अब मैं उठाऊंगा एक तो सिर्फ एक आएगा। यानी कि चार माइक्रोस्पोर एक साथ होने से टेट्राइड कभी नहीं बनता। जब चार माइक्रोस्पोर आपस में अटैच हो जाए, क्योंकि कॉमन वॉल है इनके चारों तरफ, तो ये पूरा चारों का कॉम्बो क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी ये जो पूरी स्टेज आप देख रहे हो, दिस इज नॉन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको पहचानना बड़ा आसान है, पता है कैसे? अगर एक माइक्रोस्पोर उठाने पे बाकी तीन भी साथ अपने आप में आ रहे हैं तो वो टेट्राड स्टेज है। क्योंकि आगे चल के ये कैलोस वॉल डिसॉल्व हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नॉन एज कैलेज एंजाइम। और ये एंजाइम जो इसको ढंग से खा लेता है ना, डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसके बाद ये चार माइक्रोस्पोर हो गए सेपरेट। भाई ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखो, भले ही अगर ये साथ में भी रह जाएं तो टेट्राड नहीं कहे जाएंगे अब। क्योंकि अगर आप किसी एक को पकड़ोगे तो एक ही आएगा, बाकी तीन थोड़ी आएंगे। टेट्राड मतलब चारों एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, चारों मिलके रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेट्राड नहीं है, जबकि ये सॉरी टेट्राड है और ये टेट्राड नहीं है। इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? ये माइक्रोस्पोर्स हैं अलग अलग। लेकिन एक प्लांट है, बताता हूं, टाइफा। इसके में ना ये वो वाला परिवार सुना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये परिवार है। इसके केस में ना कुछ ज्यादा जॉइंट फैमिली वाला सीन है, मतलब हम अलग नहीं होंगे, रहेंगे साथ। तो इनके में जब चार बनते हैं पॉलन ग्रेन, तो चारों हमेशा क्या रहते हैं? साथ रहते हैं, कभी अलग ही नहीं होते हैं। नहीं, हम नहीं हो रहे जी अलग, हम साथ रहेंगे। तो ये कहना गलत है कि दुनिया के सारे प्लांट हमेशा माइक्रो टेट्राड को तोड़ के सिंपल माइक्रोस्पोर में आते हैं। गलत, सारे प्लांट नहीं करते। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जो अपने टेट्राड को टेट्राड में ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, बट हम बात करेंगे मेजोरिटी ऑफ द केसेस। तो ये वाला केस क्या है? मेजोरिटी। तो हमेशा हम मेजोरिटी की ही बात करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, यहां से देखो, एमएमसी से लेके बन गया माइक्रोस्पोर, तो नाम तो हमें पता लग गया सर क्या है ये, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट इसके बाद भी एक प्रोसेस और चलता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। यानी अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। यानी बच्चा पैदा हो गया, देखिए ना, मम्मी है, क्या है ये? छोटा बच्चा। बच्चा बड़ा भी तो होगा, उतना ही रहेगा, बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी कि माइक्रोस्पोर जो पहले एक इसमें सेल हुआ करता था, आगे चल के इसमें होती है माइटोसिस। आपको जान के दुख होगा, खेद होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। ये अनइक्वल माइटोसिस परफॉर्म होती है यहां पर। इस माइटोसिस में दो सेल जैसे नहीं बनते। इसमें सुनिए क्या होता है। इसमें एक तो बनता है बड़का सेल, और एक बनता है छुटका सेल। बड़का और गुटका नहीं, छुटका। और ये है इनके ऊपर सेल वॉल। सेल वॉल में क्या, सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? प्लांट की। तो यहां भी सेम है, बट यहां पर एक और चीज इसमें प्रेजेंट होती है, पैक्टिन भी मिलती है। अब जो ये दो सेल बने हैं, इनका नाम भाई क्या है? पहली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, या इसको आप ट्यूब सेल भी कह सकते हो, जो आपको नाम अच्छा लगे। और जो पिद्दी सेल है, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब दो सेल बन गए यार। लेकिन अभी सुनना कमाल की बात, वेजिटेटिव सेल के अंदर ना न्यूट्रिशन बहुत होता है, माने रिजर्व फूड तो भर भर के होता है इसके पास। रिजर्व फूड इसके पास क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, इसका साइज कैसा होता है? लार्ज। न्यूक्लियस कितना बड़ा न्यूक्लियस है इसके पास? इसके पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा लार्ज होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ये इतना बड़ा सेल क्यों है भाई? वैक्यूल की वजह से। कोई भी सेल प्लांट में अगर बड़ा है, उसका एक रीजन निकले, क्या? वैक्यूल। उसके बाद वैक्यूल है क्या? जनरेटिव पे नहीं है सर, इसके पास भी है, लेकिन वो कैसा है? स्मॉल है, इतू सा है।
इसके पास रिजर्व फूड की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, इतनी कम होती है कि ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सेल छोटा है। तो हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म पास पास होगा, और जब पास पास हो तो क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। इसका तो शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप। तुम ये समझ लो, मूली होती है, मूली बस जनरेटिव सेल है, बिल्कुल वैसी दिखती है, ठीक है, बट उसको हम खाते नहीं जिन। तो ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिव सेल। अब असली चीज अब सुनना है। बेचारे के पास खाना नहीं है, सामने वाले के पास खाना इतना है कि क्या बताया जाए। तो ये रिक्वेस्ट करता है कि जनाब हमको आने दीजिए, हमको आपके साथ रहना है, क्योंकि हमारे पास फूड नहीं है, ठीक है। बेचारा बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन है, सेल वॉल, अलाउ नहीं करेगा बाहर। लेकिन बीच में तो सेल वॉल नहीं है ना इनके, बस यही इसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और तुरंत जनरेटिव सेल बिना देर किए किस में एंटर कर जाता है, जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर मार जाएगा। हाँ हाँ समझ जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें लगा मेरी थी, पागल है क्या। तो जनरेटिव किसमें चला गया, वेजिटेटिव के अंदर। और जैसे ही गया तो अब देखना डायग्राम हो जाएगा पूरा चेंज। इसीलिए आप देखना एनसीईआरटी ने क्या दिखाया है, वेजिटेटिव के अंदर क्या दिखा दिया, जनरेटिव, जबकि कभी सेल के अंदर सेल नहीं होता, लेकिन यहां पर है। ये रहा वेजिटेटिव, ये रहा जनरेटिव। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जनरेटिव सेल की लोकेशन क्या है, तो हम इसकी लोकेशन लिखते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये इसकी लोकेशन है। क्यों आया पता लग गया होगा, फूड, रिजर्व फूड। और ये जो बाहर लेयर बनी है, पता है लेयर का नाम क्या है, एंटाइन है ये जो, हाँ बताता हूं मैं, ये जो सेल वॉल था ना, यही है, कुछ अलग नहीं है। इसका नाम चेंज कर दिया हमने, हमने कहा जी इंटाइन बोले आज के बाद, मजा आएगा, ठीक है। इसमें दो सेल बन गए, वेजिटेटिव और जनरेटिव। आगे चल के इसी के ऊपर एक लेयर और बन जाती है, एंटाइन तो है ही, और वो लेयर बनती है डिसकॉन्टिन्यूअस। असली चीज तो वहां पर है। ये जो लेयर बनी है ऊपर, इसका नाम है एक्साइन। हाँ सेल वॉल नहीं है ये अलग लेयर है। एक्साइन बनी है किस चीज की, स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बनी है, पैक्टिन। इसीलिए अगर मैं इसका दूसरा नाम बुलाऊं, पैक्टोसेलुलोजिक वॉल, हाँ या ना, पूछा गया इसका दूसरा नाम ये क्यों है। अब बच्चा हंसता है ही, क्या पूछ रहा हमसे, नाम में पता है, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना है। पैक्टिन भी शुगर है, सेलुलोज भी शुगर है, यानी बेसिकली इसके सराउंडिंग में जितना भी कुछ है वो शुगर है। लेकिन स्पोरोपोलिन शुगर नहीं है भाई, इसमें भर भर के लिपिड डाला गया, किसमें, और आप भी जानते हो, बता था मैंने, लिपिड बहुत स्टेबल होता है। और मैंने लाइजोजाइम पढ़ा था, लाइजोजाइम, लाइजोसोम सॉरी। तो हम कहते हैं सोसाइटल बैग बोलते हैं उसको। उसके सेल, उसकी मेम्ब्रेन महज एक लेयर होती है, लेकिन स्टिल स्टेबल है, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं और वो स्टेबलाइज करते हैं उसकी मेम्ब्रेन को। तो यहां पर समझ जाइए ये बहुत स्टेबल होता है। आप ये समझ जाइए हम 2023 में जी रहे हैं, ठीक है। कहोगे वाह सर क्या बात बता रहे हो। आज हमें लगता है कि सर देखो चोर जो है, चोर हमारे घर का बाइक का ताला तोड़ जाएगा, सर हम ताला लगाएंगे मार्केट में, सबसे बढ़िया ताला लगा देंगे अपने बाइक के आगे। आपको पता भी नहीं है दुनिया में ऐसे भी एसिड है, कंसंट्रेटेड HNO3, मेटल पे डाल दिया, मेटल गल जाएगा वहीं के वहीं। हाँ, आपको लग रहा है कोत कर रहे हो, वो आके कुछ नहीं करे, डिब्बे डालेगा यूं, जितने में दो बीड़ी फूकेगा पूरा ताला गायब, और आराम से आपकी बाइक घर से बाहर ले जाएगा। यानी हम इस जमाने में जी रहे हैं कि आज हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे मेटल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इतने में भगवान ने कहा इंसान की अकड़ निकालने थोड़ा सा इनको नीचे लाना पड़ेगा, तो भगवान ने भेज दिया एग्जाइम को। और भगवान ने इंसान को चैलेंज किया, तेरे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई एंजाइम, ऐसा कोई एसिड, ऐसा कोई एल्कली सोल्यूशन अगर है जो उसको डिस्ट्रॉय कर सके तो करके दिखा दे। इंसान को चैलेंज में ना, इस दुनिया में एसिड, एंजाइम या कोई एल्कली सॉल्यूशन है अगर इस पूरे ब्रह्मांड में जो कि एक्साइन को डिस्ट्रॉय कर सके तो करके दिखा दो। इंसान ने कहा बिल्कुल अभी करते हैं। हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, हम एक्साइन नहीं तोड़ पाए आज तक। सोच,
एक ऐसा एसिड जो अगर आप डाल दो अपने हाथ पे तो आर पार हो जाए, वो एसिड एग्जाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। फैटी टिश्यू, मैंने बोला फैटी एसिड है, लिपिड है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको नाम दिया गया मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नाम दिया इसको। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिजिकली स्ट्रांग है, मैं फिजिकली में केमिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। फिजिकल आप पट से तोड़ दोगे, बात है केमिकल, आप उसको केमिकली ब्रेक करके दिखा दो। ये क्वेश्चन पहले इतना कॉमन था कि जिस पेपर में क्वेश्चन है तो पेपर लोग मानते थे नकली है, पेपर फाड़ के आता नकली पेपर। क्वेश्चन ये था, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो मोस्ट हार्ड या रजिस्टिव माना गया है? स्पोरोपोलेनिन। इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं। आज तक की तो डेट में कुछ ऐसा मिला नहीं हमें, आगे मिल जाए तो कोई नहीं जानते। माने इकलौती चीज है जिसके आगे इंसान ने हाथ हार मान ली, भाई हम तेरे से हार गए, हम नहीं तेरे को कुछ कर सकते। तो सोचो एक्साइन ने अपने प्रोटेक्शन कैसी करी हुई है, किसकी वजह से? एक्साइन। एक्साइन हर जगह नहीं होती। तो ये आपका फंक्शन है, मतलब आपका वो है, होमवर्क है, एक्साइन हर जगह क्यों नहीं होती, इसका रोल ढूंढ के लाइए, आंसर ढूंढना। गूगल वगैरह जहां से आपका मन करे, जिस टीचर से पूछना पूछ लेना, एक्साइन क्यों नहीं होती। अगर एक्साइन होती कॉन्टिन्यूस तो क्या होता? हम्म। हाँ हाँ। अभी ना हम लोगों ने चीज पढ़ी नहीं है कि जेनेटिक सेल करता क्या है। आगे चल के ना पोलन गेन बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और भाई देखो, ऐसा घर बनाओगे तो गेट भी चाहिए। अब मान के चलो उसने कहा नहीं सर, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को प्राइवेसी चाहिए, ऐसे में तो थोड़ी। ये खड़ी होगी प्लॉट में, कह रही बनाओ तुम घर। अब ये सबसे कह रही है मिस्त्री से, देख ना तो खिड़की रखियो ना गेट रखियो, मेरे को पूरा का पूरा घर में चाहिए जेड प्लस सिक्योरिटी। तो इसको पता भी नहीं, इसकी चुनवाई हो गई है। कैसे? अगर घर में गेट और विंडो ना हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक क्लोज चैम्बर बनाया, तो घर थोड़ी हुआ है। घर में पर्पस हमारा आना जाना होता नहीं, यानी कि एक आने जाने का पैसेज होना चाहिए। पोलन गेन को पता है एक्साइन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता, हाँ के ना? पोलन गेन में आगे चल के क्या बनेंगे? गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स को बाहर आने का रास्ता चाहिए ना, इसीलिए एक्साइन कहीं कहीं से क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। इसका काम सिर्फ यहां से पोलन ग्रेन अपनी ट्यूब बनाएगा ना आगे चल के, जब तो यहीं से बनाएगा। इसीलिए क्योंकि यहां से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यहाँ पे जर्म का मतलब क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन यहीं से होती है। आपको पता है ये जर्म पोर मोनोकोट में कितने होते हैं? एक। डाइकोट में? गलत, तीन। हमें कहा था जोश में दो ही बोलोगे। अगर एक जंप हो इसे बोलते हैं मोनोकॉल्पेट कंडीशन। अगर तीन जंप हो तो ट्राइकॉल्पेट कंडीशन। तो मोनोकॉल्पेट ट्राइकॉल्पेट ये दो कंडीशन पाई जाती है। तो एक काम करो, इतना लिख लो, अभी भी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, मैथ्स क्लास में।